गुड इवनिंग गाइस, मैं जन्नत प्रसाद फ्रॉम इंग्लिश प्रैक्टिस रूट्स चैनल। गाइस, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है टेंस यानी कि काल। गाइस, अक्सर आपने सुना होगा कि इंग्लिश पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, समझने के लिए हमें टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टेंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हम प्रॉपर तरीके से इंग्लिश कभी बोल नहीं पाएंगे, ना समझ पाएंगे और ना पढ़ पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश जो है इनके स्ट्रक्चर पर ही आधारित है। इनके जो स्ट्रक्चर हैं इनके बेस पर ही हम इंग्लिश बोलते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जो बेसिक लर्नर होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, कभी कभी आप उनसे टेंस के बारे में पूछेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हमेशा वो 12 टाइप के बताते हैं। लेकिन टेंस कभी 12 प्रकार के नहीं होते हैं। टेंस हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यानी कि प्रेजेंट जो प्रेजेंट के बारे में बताता है, पास्ट इसका बीता हुआ, पास्ट यानी कि जो भूतकाल यानी कि जो बात बीत गई है, जो चीज बीती जा चुकी है, जो निकल चुकी है उसके बारे में बताता है। और फ्यूचर जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में बताता है। क्योंकि जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी मैटर में बात करते हैं, तो या तो प्रेजेंट की बात हो रही होगी या पास्ट की बात हो रही होगी और या फ्यूचर की बात हो रही होगी। तो इसलिए टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंग्लिश हमें सीखना है तो इंग्लिश में टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और इंग्लिश का ये बेस फॉर्म होता है, इसलिए हमें इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो गाइस, मैं आपको एक एक करके सारे टेंस इतनी इजीली बताऊंगा, इतनी इजीली वे बताऊंगा कि कभी आप टेंस को भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो गाइस आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसको सीखते हैं। गाइस देखिए, प्रेजेंट होता है हमारा वर्तमान, यानी कि जो चीज अभी प्रेजेंट में चल रही है, जो प्रेजेंट के बारे में बताते हैं, जो प्रेजेंट में काम हो रहे हैं उनके बारे में बताती है, तो प्रेजेंट में आते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट यानी कि जो बीता हुआ कल, जो समय बीत चुका है उसके बारे में बताता है, तो होता हमारा भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। ठीक है, अब बात आती है फ्यूचर की, यानी कि भविष्य में होने वाली चीजें, होने वाली बातें या होने वाली कुछ घटनाएं, उसके बारे में हमें इंडिकेट करके बताती है, तो वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। गाइस, हर टेंस के यानी कि हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की, क्योंकि हम हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं, पास्ट में नहीं जीते। क्योंकि पास्ट हमारा बीत चुका होता है और फ्यूचर हमने देखा नहीं होता है, तो हमेशा हम प्रेजेंट में ही जीते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। गाइस, प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब बात आती है भूतकाल की, जो बीत चुका है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी या कुछ साथ हमारी घटनाएं घट चुकी है उसके बारे में। ठीक है, इसके भी 4 पार्ट होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब बात आती है वैसे ही सिमिलरली जैसे कि इसका फ्यूचर का भी, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन सबके 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से मतलब प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ठीक है गाइस, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से, यानी कि प्रेजेंट टेंस के जितने पार्ट होंगे पहले हम इसको क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे पास्ट टेंस को, उसके बाद फ्यूचर को। ठीक है, तो मैं आपको वन बाय वन करके वीडियो लाता रहूंगा और मैं आपको इजीली वे में आपको सारे टेंस को बता दूंगा ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस के पार्ट्स यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइस, अगर हमें पहचानना हो कि कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है, अगर हमें पहचानना है कि वो किस टेंस के पार्ट का है, तो कैसे पहचानेंगे? उसकी पहचान से। और आज हम देखेंगे उसकी पहचान क्या होती है। अगर कोई से भी सेंटेंस या वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यानी कि वो जो टेंस, वो जो सेंटेंस, वो जो वाक्य इस
टेंस के पार्ट से बिलोंग करता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? जिन वाक्य के अंत में ऐसा कोई सेंटेंस, ऐसा कोई वाक्य जिसके अंत में ता है, ते है, ती है आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहला था अफर्मेटिव। अफर्मेटिव पहला सेंटेंस हो अफर्मेटिव, यानी कि मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, वह आता है, वह जाता है, वह आती है, वह खाती है, वह गाना गाती है, वह नहाती है, वह खाना पकाती है। तो ये क्या है? अफर्मेटिव है, यानी कि उसमें कुछ ना तो नेगेटिव होगा, ना क्वेश्चन पूछना होगा, ना डब्ल्यूएच फैमिली, कुछ नहीं होगा, सिर्फ सिंपल होगा अफर्मेटिव। वह खाता है, वह नहाता है, वह जाती है, वह गाना गाती है, ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर, जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब की क्रिया, एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, ये यानी कि एक रूल है, एक स्ट्रक्चर है जिसके बेस पे हमें टेंस को, टेंस यानी कि जो सेंटेंस आएगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंग्लिश में बनाएंगे। तो ये एक रूल है, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर कोई आपको हिंदी में एक सेंटेंस देता है प्रेजेंट अफर्मेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का, उसको इंग्लिश बनाने के लिए तो ये रूल काम आएगा, ये स्ट्रक्चर काम आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो एस और एस है, इसका यूज देखो कब होगा? ही सी इट राम, यानी कि चार प्रोनाउन दे रखे हैं, ही सी इट राम। इनके साथ ही अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें एस और एस का प्रयोग होगा, किसका? मेन वर्ब के साथ। सिर्फ मेन वर्ब के साथ एस और एस का प्रयोग तब होगा जब ये चार प्रोनाउन हुए, ही सी इट राम। बाकी इसको छोड़कर कोई भी प्रोनाउन आता है, इसको छोड़कर कोई भी प्रोनाउन आता है तो वो उसके साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। मैं आगे देता हूं, उसके साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ इनके साथ ही होगा। बाकी प्रोनाउन के साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। बाकी के साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ ही सी इट राम के साथ ही आपका एस और एस का प्रयोग होगा, मेन वर्ब के साथ, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं खाता हूं तो आई ईट लगाना हुआ, आई ईट, क्योंकि ये कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन देखो इसमें नहीं है ना, ही सी इट राम से कोई नहीं है, तो यहाँ पे आई ईट आ गया। लेकिन जब वह खाता है तब ही ईट्स। अब देखो इस मेन वर्ब के साथ एस लग गया, क्या लग गया? एस, यानी ही ईट्स। अफर्मेटिव में ही सी इट राम के साथ जब मेन वर्ब के साथ कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें एस और एस का प्रयोग होगा, उसके अलावा किसी का भी एस और एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है नेगेटिव की, किसकी? नेगेटिव। नेगेटिव यानी नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि मतलब नकारात्मक माने कि मैं नहीं जाता, मैं नहीं खाता, वह गाना नहीं गाती है, वह खाना नहीं पकाती है, वह वहां नहीं जाती है, वह वहां नहीं जाते हैं, वह पढ़ते नहीं है, वह लिखते नहीं है, हमेशा नेगेटिव बात होगी वहां पे, यानी कि हमेशा नॉट में आंसर आएगा, यानी कि नॉट, यानी कि उसमें ना नॉट का यूज जरूर होगा उसमें। तो जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, यानी कि मैं नहीं खाता, मैं नहीं जाता, वह गाना नहीं गाती, वो खाना नहीं खाती, वो ऐसे सेंटेंस होंगे उसमें, ठीक है। तो उसका जो नेगेटिव यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है बनाने के लिए, वो स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है? पहले आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, ठीक है, डू या डज नॉट, ठीक है, प्लस
मेन वर्ब फर्स्ट और प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर आपको किसी ने प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव का कोई सेंटेंस दे दिया या वाक्य दे दिया, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए इसमें भी एक चीज और है, यानी कि सिंगुलर, यानी कि जो सिंगुलर प्रोनाउन होगा, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जो सिंगुलर प्रोनाउन होगा, एक मिनट, जो सिंगुलर प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन के साथ डज नॉट आएगा, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? डू नॉट। ठीक है। सिंगुलर प्रोनाउन के साथ होगा डज नॉट और प्लूरल प्रोनाउन के साथ होगा डू नॉट का प्रयोग। ठीक है। जैसे कि सिंगुलर बताना, सिंगुलर यानी कि मैं सिंगुलर हूं, मैं खाना नहीं खाता, मैं खाना नहीं खाता हूं। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, इस वाक्य में लास्ट में क्या आ रहा है? इस वाक्य में लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, आ रहा है ना? पहचान लिया हमने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, हमने पहचान लिया ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, तो हमने पहचान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव, क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं खाता, नेगेटिव है गया। अब हमें इसको इंग्लिश में बनाना है। अब हमें इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो क्या स्ट्रक्चर बनता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लिखा मैं यानी कि आई, और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ क्या आएगा? डज नॉट, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ क्या आएगा? डू नॉट। तो आई डू नॉट ईट द फूड। आई डू नॉट, क्या? डू नॉट ईट द फूड। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि वह खाना नहीं खाता है, वह खाना नहीं खाता है। अब देखो इस वाक्य के लास्ट में क्या है? ता है, पहचान आ रही है ना? ता है, पहचान क्या रही है? ता है, ते है, ती है। इस वाक्य के लास्ट में भी आ रहा है ता है। ठीक है। इसमें क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना? देखो नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव ही होगा, नकारात्मक की बात होगी, पॉजिटिव कोई बात नहीं होगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है? ही आ गया। अब सिंगुलर प्रोनाउन से क्या आएगा? डज नॉट, क्या आएगा? डज नॉट ईट द फूड। ठीक है। अब देखो यहां पर प्रोनाउन ही, सी, इट, राम, यानी कि इसमें ये है ही, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब के साथ एस और यस का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि सिर्फ अफर्मेटिव में ही सी, इट, राम के साथ मेन वर्ब के साथ एस और यस का प्रयोग होगा, लेकिन उसके बाद किसी में भी एस और यस का प्रयोग नहीं होगा ही, सी, इट, राम के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ही डज नॉट ईट द फूड, यानी कि अब यहाँ पे एस और यस का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि अब यहाँ पे सब सेम होगा। यानी कि जैसे कि कोई भी प्रोनाउन आ जाए, फर्स्ट मेन वर्ब ही यूज होगी, कोई सभी आ जाएगा प्रोनाउन, मेन वर्ब फर्स्ट ही यूज होगी। ठीक है। उसमें एस और यस का प्रयोग नहीं होगा।
ठीक है, अब बात आती है कैसे स्टार्ट होंगे, क्या से, इंटेरोगेटिव, इंटरगेटिव, ठीक है। तो जब कोई कहता है कि क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम वहां जाते हो, क्या तुम वहां घूमते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम इंग्लिश बोलना जानते हो, क्या वह गाना गाती है, क्या वह डांस करती है, क्या वह खाना पकाती है, क्या वह बर्तन धोती है, क्या वो जाता है, क्या वो आता है, तो सारे सेंटेंस इंटरगेटिव में क्या से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इसका अगर कोई आपको कोई हिंदी का वाक्य देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरगेटिव का, और उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, देखिए स्ट्रक्चर होता है डू या डज, प्लस आएगा सब्जेक्ट, प्लस आएगा मेन वर्ब फर्स्ट, और प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है डू डज सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। यानी कि अगर कोई आपको सेंटेंस देता है इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेट करना है, तो उसका स्ट्रक्चर डू डज प्लस सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब फर्स्ट। वही सेम चीज क्या है यहाँ पे, सिंगुलर के साथ आएगा डज, सिंगुलर के साथ आएगा डज, और प्लूरल, और क्या होगा प्लूरल के साथ आएगा डू का प्रयोग, ठीक है। अब हम इस पे सेंटेंस देख लेते हैं। देखो मैं ये सेम सेंटेंस आपको इसलिए बार बार रिवर्स करा रहा हूं ताकि आपको इस टेंस जो ये वाक्य आ रहे बार बार, इससे आपको ज्यादा कैचिंग पावर होगी, ज्यादा आप कैच कर पाएंगे सेम सेंटेंस को, ठीक है। बाकी आप आगे सीखते रहेंगे तो आपको ज्यादा ऐसी नॉलेज बढ़ती जाएगी, तो आप उसको प्रैक्टिस में लाते रहेंगे ना, तो आपको समझ जाएंगे। बट ये सेम सेंटेंस इसलिए रहा हूं ताकि आप समझ पाए, ज्यादा डीपली समझ पाए, ठीक है। जैसे कि क्या मैं खाना खाता हूँ, मैं एक सेंटेंस में क्या मैं खाना खाता हूँ, देखो एग्जांपल है, इसका क्या सेशन होगा, क्या मैं खाना खाता हूं, क्या मैं खाना खाता हूं, ठीक है। अब देखियो इसके लास्ट में भी जो सेंटेंस है, सेंटेंस के लास्ट टाइप टी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब पहचान कैसे होगी, क्या, तो किसमें, इंटरगेटिव में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मैं खाना खाता हूं, इंटरगेटिव है। और इंटरगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, इंटरगेटिव सेंटेंस है जो हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, तो कैसे बनेगा ये, डू आई ईट द फूड, डू आई ईट द फूड। गाइस देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरगेटिव हो गए, ठीक है। बस एक चीज हमेशा रखना कि अफर्मेटिव में ही सी इट राम के साथ जो मेन वर्ब होती है उसमें एस यू एस का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव में होगा, नेगेटिव इंटरगेटिव में प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। चाहे इंटरगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव उसमें क्वेश्चन डबल फैमिली हो, उसमें एस यू एस का प्रयोग होगा, सिर्फ अफर्मेटिव में ही आपका एस यू एस का प्रयोग होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इंटरगेटिव, ठीक है, ये तो हो गया हमारा इंटरगेटिव, ठीक है। वह वहां उसने क्यों जाता है, तो ये सब क्या है, प्रश्नवाचक है, डब्ल्यू एच फैमिली, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड यानी कि जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, तो डब्ल्यू एच फैमिली में ऐसे सेंटेंस आते हैं, ठीक है। तो जब अगर आपको कोई इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्वेश्चन वर्ड का कोई वाक्य देता है, सेंटेंस देता है, अगर हमें उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सबसे पहले आएगा डब्ल्यू एच फैमिली, क्या आएगा, डब्ल्यू एच फैमिली,
WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली या आएगा क्वेश्चन वर्ड, WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। फिर आएगा डू डज, ठीक है, और फिर आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब फर्स्ट और प्लस आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे यह है कि मैं वहां कब जाता हूं, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, WH फैमिली है तो WH फैमिली आएगा, फिर डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैं कब खाता हूं, यानी कि सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आता है, तो WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड का वाक्य होता है, मैं कब खाता हूं। तो देखो सबसे पहले इसकी जो पहचान हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो गई, ठीक है, इसकी जो पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो गई, कब ये हो गया हमारा WH फैमिली, और मैं खाता हूं, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, व्हेन, क्या आएगा, व्हेन, यानी कि WH फैमिली यानी क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा व्हेन, ठीक है, क्या आएगा व्हेन, WH फैमिली, व्हेन डू आई ईट, ठीक है, व्हेन डू आई ईट, WH फैमिली डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि मैन वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। दूसरा आता है वह कब जाता है, यानी हम जैसे कि ले लेते हैं कि वह कहां जाता है, कर लेते हैं वह कहां जाता है, तो वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो वेयर डज ही गो, ठीक है। अब गाइस देखिए वैसे स्ट्रक्चर सारे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, पहला हो गया आपका अफर्मेटिव, ठीक है, दूसरा हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है, दूसरा हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है, और तीसरा हो गया आपका इंटरोगेटिव, क्या हो गया, इंटरोगेटिव, और चौथा हो गया हमारा WH फैमिली, यानी कि जिसे बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो हमारे चार स्ट्रक्चर हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। लेकिन जैसे हमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाना है तो हमने ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ठीक है। लेकिन जब हमें बनाना है इंटरोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है, यानी कि इन दोनों कॉम्बिनेशन बनाना है, तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, तो इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारा जो स्ट्रक्चर होगा पहले आएगा डू या डज आएगा, ठीक है, पहले डू या डज आएगा, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हम लगा देंगे नॉट, फिर आ जाएगा मेन वर्ब फर्स्ट और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात आएगी, वैसे हमारे चार ही पार्ट होंगे, लेकिन इंटरोगेटिव जब नेगेटिव तो हम ऐसा ना, क्या मैं आपको नहीं बुलाता हूं, ये होगा क्या मैं आपको
नहीं बुलाता हूँ। ठीक है, क्या मैं आपको नहीं बुलाता हूँ। अब देखो ये क्या है, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, डू आई नॉट कॉल यू, डू आई नॉट कॉल यू। तो ये क्या गया, इंटरोगेटिव और नेगेटिव बन गया हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही हम रेगुलर बेसिस पे प्रेजेंट, आज इंडेफिनिट खत्म हो गया, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे करके मैं वन बाय वन करके वीडियो लाता रहूंगा। और मैं आशा करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से जरूर ना कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।